महाराष्ट्र की सियासत में भटकती आत्मा की एंट्री हुई है और अब फिर वो आत्मा भटकने लगी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए शरद पवार को भटकती हुई आत्मा बताया और उसके बाद प्रधानमंत्री के बयान पर सियासत शुरू हो गई। शरद पवार ने कहा कि हां, मैं भटकती हुई आत्मा हूं, लेकिन किसानों के लिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं। माझा नमस्कार। पुणे की रैली में पीएम मोदी ने भटकती आत्मा की चर्चा की, किसी का नाम नहीं लिया। और मैं जो बोलूंगा, कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं। और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। देख लिया मैंने, तस्वीर देख ली। पीएम मोदी का बयान आगे सुनिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि उनका निशाना किसकी ओर है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। और आज मेरे देश के नौजवान, पीएम मोदी ने सिर्फ नाम ही नहीं लिया, बाकी अच्छे से समझा दिया कि वो महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को भटकती आत्मा बता रहे हैं। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई, तो भी ये आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई और 19 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। आज भारत को ऐसी भटकती आत्माओं से बचा करके देश में एक स्थिर, मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बिना नाम लिए शरद पवार पर प्रधानमंत्री मोदी का भटकती आत्मा वाला वार महाविकास अघाड़ी को घायल कर दिया। ये आत्मा जो दिल्ली से और गुजरात से वाया गुजरात महाराष्ट्र में आती है प्रधानमंत्री जी की, वो बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है? इसलिए भटक रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है। इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। नरेंद्र मोदी जी भी कल आए थे, उन्होंने कहा कि भटकी हुई आत्मा की तरह उन्होंने दिया कि अनसेटिस्फाइड, ऐसा कहा उन्होंने शरद पवार जी को। तो उसे कैसे देखते हैं आप? ऐसा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले को इशारा बहुत काफी है। पीएम मोदी ने जो कहा उस पर अजीत पवार से भी सवाल हुए। उन्होंने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, अगली मीटिंग में पूछकर बताऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस बात की तस्दीक भी की कि चाचा शरद पवार फैमिली से लेकर सियासत तक में काम बिगाड़ते रहे। मोदी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया है।
अभी लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो लोगों का अधिकार है, वो संविधान ने उनको दिया है। लेकिन ये उन्होंने वो स्टेटमेंट किया वो मैंने सुना है। मैं पूछूंगा जब नेक्स्ट कोई मीटिंग में हमारा बात हो जाएगी कि ये अदृश्य आत्मा का उसका नाम क्या है, ऐसा पूछूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के अंदर जिसके खिलाफ उन्होंने पार्टी निकाली उस कांग्रेस के साथ ही वो चले गए। ऐसा कैसे? लेकिन हमें बताया नहीं, ये ऐसा करना है तो करो। भटकती आत्मा वाले मोदी के बयान पर विवाद लगातार बढ़ता गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यही बात है कि चुनाव के 10 साल बाद, अपनी राज के 10 साल बाद पवार साहब का अपमान करना, महाराष्ट्र का अपमान करना, फिर कहीं जाके मटन मांस मच्छी पे बोलना या हिंदू मुस्लिम पे जाना, ये शोभा नहीं देती। करीब 24 घंटे बाद शरद पवार ने भी जवाब दिया। कहा, मोदी आजकल मुझ पर काफी गुस्सा है। एक वक्त उन्होंने कहा था कि वो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। अब वो कह रहे हैं कि मैं भटकती आत्मा हूँ। हाँ, मैं हूँ किसानों के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। मैं किसानों का दर्द बताने के लिए भटकता हूँ। महंगाई से आम आदमी परेशान है, ये बताने के लिए भटकता हूँ। शरद पवार ने पीएम मोदी के हमले को नया मोड़ दे दिया। भटकती आत्मा को किसानों से जोड़ दिया। शायद इसी को सियासत का तकाजा कहते हैं। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो लोकसभा के इस चुनावी समर में महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां की पॉलिटिक्स पेचीदा हो चुकी है। जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद जनता किसके साथ जाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये अलग बात है कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ये देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे का सवाल है। ये 48 सीटों की सियासत है। किसी के लिए ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है तो किसी के लिए नाक की जंग है। 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे पेचीदा मुकाबला महाराष्ट्र का है। चुनाव से पहले तोड़फोड़ का ऐसा खेल हुआ कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किसके साथ जाएगी। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में एक और शरद पवार और उद्धव ठाकरे जनता के बीच साजिश का विक्टिम कार्ड लेकर मैदान में है, तो वहीं महायुति में शामिल शिवसेना और एनसीपी असली होने का दम भर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ थे। ऐसे में मौजूदा वक्त में बदले हालातों के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, जो कि ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साहजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके बैंक में क्या खाते में पड़ा है, आपके घर में कितना सोना पड़ा है, कितने पैसे पड़े हैं, ये सारा उसका हिसाब किताब लगाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने आज 7वीं बार महाराष्ट्र का दौरा किया, जिसमें वो 12 रैलियां कर चुके हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में पीएम की 6 रैलियां हुई हैं। एक और पीएम मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष उनके महाराष्ट्र दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। जनता चाहती है इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार पर विचार हो, लेकिन बीजेपी उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं, मटन, मछली, घुसपैठिए, मुसलमान ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य असत्य की लड़ाई है, तो यहाँ काम और झूठा प्रचार, इनकी लड़ाई है। इसमें एक परफॉर्मेंस, एक देश को प्रथम मानने वाली पार्टी वो और परिवार को प्रथम मानने वाली, उनकी लड़ाई है। ये यूनाइटेड इंडिया और डिविजिव इन इंडिया, उसकी लड़ाई है। तो ये लड़ाई हम जीतेंगे काम के आधार पर। हम वोट मांग रहे हैं और जनता का विश्वास। मोदी जी को तीसरी बार
बहुत अत्यधिक सफलता मिलेगी। हम 400 पार ऐसे ही नहीं कहते। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे में भी महायुति और महाविकास अघाड़ी को सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ी थी। ऐसे में अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र बीजेपी ने अब तक 4 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। सत्ता पक्ष ने 10 सालों में क्या किया, ये जब पूछने जाए तो पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, लेकिन खुद के जो काम है वो पता नहीं पा रहे। और इसलिए यही हाल आज मुंबई में है, महाराष्ट्र में, कि अनेक जगहों पे उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। देखिए, उम्मीदवार तो उनके यहाँ घोषित नहीं हुए। अभी पीयूष गोयल जी के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। आपस में उनके विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी युति के अंदर कोई नहीं है। समय समय पर जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार कैंडिडेट डिक्लेरेशन हो। बहरहाल महाराष्ट्र की जंग इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रही है, जहां अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें 35 सीटों पर किस्मत का फैसला होना है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।